हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये होता क्या है बेटा? तो देखो, हर किसी का एक फील्ड है, बोलते हैं ना। जैसे हमारा ग्राउंड है स्कूल का, तो उसका भी एक फील्ड है। घर में जाते हो तो घर का भी एक फील्ड है, उसकी जो जहां तक बाउंड्री है। तो इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या बोलेंगे कि हमारी कोई भी बॉडी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल में डिफरेंस बता चुका हूं। ग्रेविटेशनल एक फोर्स होती है और ग्रेविटी भी फोर्स होती है, दोनों फोर्स हैं। लेकिन ग्रेविटी के केस में हमारी एक बॉडी अर्थ होती है, ये याद रखना। ग्रेविटेशनल के केस में कोई भी दो बॉडी होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल। लेकिन ग्रेविटी में ये जरूरी है कि एक बॉडी हमारी अर्थ को ही होना होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। ग्रेविटेशनल से समझ आ गया कि एक फोर्स है जो दो बॉडी के मासेस की वजह से है, उनके बीच के गैप की वजह से है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि ये बॉडी, सपोज ये अर्थ है, हम अर्थ ही ले लेते हैं, इसका मास एमई, रेडियस आरई, अप्रोक्स में एवरेज में। हालांकि आरई फिक्स नहीं होती, चेंज होता रहता है। इक्वेटर पर कुछ होगी, पोल्स पे कुछ होगी, और इक्वेटर टू पोल्स पे जाने पर ये डिक्रीज होती है। तो इसके चारों ओर एक जोन ऐसा होगा, एक रीजन ऐसा होगा, फील्ड ऐसा होगा, जहां पर कोई भी बॉडी अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस डायरेक्शन में, यहां पे अगर वो कोई दूसरी बॉडी है तो उसकी भी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। अब हम यहाँ ऐसा समझते हैं कि यहाँ कोई बॉडी है तो यहाँ भी इफेक्ट करेगी, यहाँ पे भी अपना इफेक्ट डालती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो लेकिन बात ये है कि एक ऐसा फील्ड, मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं कि अर्थ की ग्रेविटी जीरो नहीं होगी कहीं पर भी। अभी बात को समझना बच्चों, परेशान ना हो जाना मैंने जो बात बोली है। अर्थ की ग्रेविटी जीरो कभी नहीं होगी। बोले सर एटमॉस्फेयर में बाहर जाएंगे फील्ड से तो वहां तो बोलते हैं ग्रेविटी जीरो होती है। मैंने बोला होती है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी बात सुनो जरा। अभी परेशान ना होना हो जाना कि हमने तो दूर तक सुना है मूवी में, टीवी में, कि ग्रेविटी के बाहर जाएंगे तो वहां कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होती बॉडी के ऊपर। तो सर क्या बोलते हैं, एक इफेक्ट ऐसा होगा बच्चों, मान के चलो आपका घर है और घर के बाहर कोई नहीं, तो हर हाउस के, हर किसी के घर के बाहर की जगह किसकी कौन यूज करता है? वो घर वाले यूज करते हैं। लेकिन बाई चांस किसी दूसरे ने आके वहां पे कार खड़ी की, अब आप बोलो भैया इसे कार को यहां से लेके जाओ। अगर आप में ताकत ज्यादा है तो आप उसकी कार को वहां से चालू कर दोगे। लेकिन अगर उसने कहा नहीं, मेरी कार यहीं खड़ी होगी, अब आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे। अब झगड़े में जो जीतेगा वो जगह उसकी। ठीक इसी तरह से यहां पे भी वही चीज होती है। अर्थ की ग्रेविटी दूर तक है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ग्रेविटी का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, सन भी है, और भी कुछ बहुत सारी बॉडी है, गैलेक्सी है। तो एक फील्ड इसका वहां तक समझा जाएगा जहां तक ये किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच सके, वो फील्ड इसका है। जिस जगह से ये किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो वहां पे ग्रेविटी क्या बोली जाती है? जीरो। फिर वहां पे किसका फील्ड होता है? देखो मान के चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे। बोलते जरूर है कि ग्रेविटी जीरो होती है वैक्यूम, एटमॉस्फेयर से बाहर जाए, लेकिन जीरो कभी नहीं होती। वैल्यू कम हो जाती है, और इतनी कम कि वो नेग्लेक्ट हो जाती है, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता कोई दूसरी बॉडी। सपोज यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे हमने जुपिटर को लिया, किसी दूसरे प्लेनेट को लिया, इस तरह से। अब इसके चारों ओर का ये फील्ड, इसके चारों ओर का ये फील्ड, और इसका यहां तक, हर किसी का अपना अपना जोन है, बीच में भी कुछ जगह है।
ये वाली जो जगह, मान के चलो कोई बॉडी ऐसे आती है, इसके फील्ड में आ गई, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किए, और ऐसे देखा भी होगा तार की, बोलते हैं तारे टूट गए, लेकिन तारा कभी भी आता है, स्टार्स कभी सीधे नहीं आते वर्टिकल, घूमते हुए। कुछ मोशन तो वो अर्थ के अबाउट पहले राउंड सर्कुलेट करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं अर्थ का, उसके बाद वो कभी काफी टाइम के बाद तब जाके ऐसे आते हैं। और हमेशा ऐसा लगता है जैसे स्टार या तो ऐसे आएगा इस तरह से, मीन्स ओब्लिक वे में, इस तरह से। तो यहाँ का जो स्पेस है, फोर्स यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ का फोर्स इतना नेग्लेक्ट है, क्योंकि यहाँ अगर मान के चलो कोई बॉडी है, उसके ऊपर ये भी फोर्स लगाता है, ये भी लगाता है और ये भी लगाता है, लेकिन ये फोर्स ऑलरेडी इतनी दूर हो जाती है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G_M_E_M, भाई इसके मास के कंपेयर में ये कोई भी बॉडी अपॉन R, इसको मैंने स्मॉल r लिया क्योंकि रेडियस ऑफ दी अर्थ आ रही है, तो इतना ज्यादा हो जाती है कि इतनी कम वैल्यू इसकी रह जाती है, और उसके बाद इसकी भी फोर्स, इसकी भी, तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे फोर्स ही नहीं है। जैसे अगर किसी टेबल को आप, दो पर्सन है, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, कोई दो पर्सन है और किसी बॉडी को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, उनकी फोर्स बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो बॉडी को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, दोनों में से जिसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उस डायरेक्शन में उन दोनों का रिजल्टेंट वर्क करेगा। जैसे यहां इस बॉडी को देखते हैं, वन फोर्स यहां पे, सेकंड ये, तो अगर F1 की वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इतना मान के चलो, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन, इसकी वैल्यू 2 न्यूटन, तो कितने वैल्यू से चलेगी, 3 न्यूटन से फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन राइट डायरेक्शन में चलेगी, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर बाई चांस इसको लेकिन इसके नीचे फ्रिक्शन भी है, मान के चलते हैं बॉडी जिस सरफेस पे रखी हुई थी वहां पे फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन रिजल्टेंट मिल रहा है और 3 फ्रिक्शन है। तो बॉडी, अब दो बॉडी लग के फोर्स एग्जर्ट करने के बाद भी ये बॉडी मोशन में नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगी। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, और भी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी इस बॉडी को ऐसा। और हमें क्या लगेगा अगर हम बॉडी के अंदर होंगे, कि जैसे मेरे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, इसको क्या लगेगा, जैसे 0 है। यही प्रोसीजर सेम यहाँ पे है, हम बोलते जरूर है ग्रेविटी के बाहर है, स्पेस में है, कि वहां पे फोर्स नहीं होती, फोर्स होती है, लेकिन इतना नेग्लेक्ट वे में होती है कि उसको एक्सपीरियंस कर पाना बहुत मुश्किल है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता। ठीक है, समझ आया ना। तो वैल्यू होती है, तो चलिए खैर, तो अब बात करेंगे हम वो फील्ड की जहां तक इफेक्टिव होगा किसी की भी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाना, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, हमारी सपोज ये अर्थ, और अर्थ के चारों ओर सपोज ये वाला स्पेस, ये रीजन है ना, ये फील्ड, जहां तक कोई भी बॉडी अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या बोलोगे, द फील्ड इन विच अ बॉडी experiences a force on it due to earth, due to other body, है ना। अगर ग्रेविटी की बात करेंगे ड्यू टू अर्थ, और दूसरी की वजह से ड्यू टू अदर बॉडी, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी वैल्यू को मेजर करना है कि आखिर वैल्यू कितनी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड समझ आ गया, द फील्ड इन विच अ बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, भाई मैथमेटिक्स से हम क्या मैथमेटिक्स को यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए, तो क्या निकालना होता है उससे, उसकी क्वांटिटी, वैल्यू की, आखिर वैल्यू कितना है, कम है, ज्यादा है, वगैरह वगैरह। और उस वैल्यू को कम ज्यादा बताने के लिए क्या यूज करते हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो आप ये चीजें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यही था कि पहले तो उसके बारे में ये पता करना है, कम है, ज्यादा है, कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, यूनिट की, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी कितना होगी? इंटेंसिटी से मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू को मेजर करना। तो किस तरह से करेंगे? देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से भी या ई से, और इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन M। कैसे पता चलेगा? मान के चलते हैं यहां पर हमारी कोई एक बड़ा प्लेनेट, सपोज अर्थ है ये, इसका मास me, दूसरी बॉडी यहां पे है, इसका मास स्मॉल m, दोनों के बीच का गैप स्मॉल r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा? सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इंटेंसिटी को के लिए क्या बोलोगे? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। वहां पर हमने क्या बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड को? कि ऐसा फील्ड जिसमें कोई बॉडी अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। अब इंटेंसिटी कितना होगी, तो उसके लिए क्या चेक करना होगा कि वो कितना फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने ये नहीं देखा कि वैल्यू कितना है, लेकिन अब देखेंगे। तो वैल्यू से कितना देखना होगा, और किस पर? उस बॉडी के मास पर यूनिट मास पर, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? द फोर्स क्या डिफाइन होगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ऑफ पर यूनिट मास इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, और यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर किलोग्राम, है ना। अगर खाली सिंपल वे में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो न्यूटन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन की जगह फोर्स की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में किलोग्राम है, तो यूनिट क्या आ जाती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वही इसकी रहेगी भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी यूनिट तो यही थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट भी वही होगी। ठीक है, ये याद रखना, नोट कर लें ये। तो अभी हम किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? इंटेंसिटी के लिए। तो क्या होगा? सपोज मास इस बॉडी का स्मॉल m है, ये कैपिटल ME। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज GME M अपॉन R स्क्वायर, कितना फोर्स होता है। और इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला किए पढ़ाया अभी हमने? I इक्वल टू F अपॉन M। F की वैल्यू GME। जरूरी नहीं है आप ME पुट करें, आप कोई भी ओवरऑल बॉडी ले सकते हो, कैपिटल M इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर अर्थ है तो ME रखोगे, चलो ME लेके करते हैं हम, है ना, क्योंकि आप अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ के बारे में बात करें। कोई कहीं पे पढ़ता होगा, हो सकता है दुनिया में कहीं होगा, लाइफ होगी किसी प्लेनेट पे, तो वो अपने मास के लिए बोलेंगे। तो GME M अपॉन R स्क्वायर, F की वैल्यू पुट की, और अपॉन में क्या है? मास। तो क्या आने वाला है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या आता है? GME अपॉन R स्क्वायर। ये इसके लिए फॉर्मूला बनता है। यूनिट फिर से देखो, अगर इस फॉर्मूले से यूनिट पुट करोगे तो क्या होगा? फॉर्मूला ये था, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास के लिए किलोग्राम और मीटर स्क्वायर। कैंसल किलोग्राम, तो न्यूटन पर किलोग्राम, जो शुरू में बताया था कि I इक्वल टू F अपॉन M, है ना, इससे वही बचता है न्यूटन पर किलोग्राम। और बाद में क्या आएगी? न्यूटन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है, ये यूनिट है। अच्छा, अगर बोला जाए कि डायमेंशन निकाल लिए, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे इसका? क्योंकि पूछ लिया जाता है 11th क्लास में, हर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि डायमेंशनल मेथड से हमें किसी फॉर्मूले को प्रूव भी करना होता है, ये भी एक है, और उसकी ट्रूथनेस भी चेक करनी होती है, और कन्वर्जन भी आता है कि किसी क्वांटिटी की यूनिट्स को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डायमेंशन क्या होगी, देखो जरा। सर m0 l वेरी गुड, t-2। हाँ जी, क्योंकि किलोग्राम नहीं है इसमें तो m0 होगा, l होगा क्योंकि L मीटर है तो l, और टाइम की पावर -2, टाइम टू दी पावर -2, ये इसकी डायमेंशन होगी, m0 l t-2। और ये एक्सेलेरेशन की भी होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपल वे में एक्सेलेरेशन बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझ आ गया बच्चों, नोट करना है जल्दी से कर लो। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपने 10th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम उसी तरह से, बस वहां और यहां में डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, चार्ज पार्टिकल की वजह से, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से है, मास की वजह से, किसी बॉडी के मास की वजह से। तो बस डिफरेंस देखो, वहां F/Q होता है, ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, 10th में 12th में पढ़ोगे, है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, तो F/Q रहता है। ये आपने 10th में नहीं पढ़ा, लेकिन जो अब टॉपिक करने जा रहे हैं ये आपने पढ़ा होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बच्चों, हम लगातार दो टॉपिक करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल खाली। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम डिस्कस करते हैं केवल वर्क को, याद रखो जो बात बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम डिस्कस करते हैं केवल वर्क को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम वर्क को तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन साथ में किसको देखते हुए, किसको ऑब्जर्व करते हुए, मास को, कि कितनी बॉडी के मास को लेके हमने वर्क किया है। ये हमारा दोनों में डिफरेंस है। एनर्जी में हमें मास से मास को नहीं देखना होता, केवल डिस्कस किसको करते हैं, एनर्जी, वर्क को, कि कितना टोटल वर्क किया, चाहे वो 1 किलोग्राम की बॉडी को लेके किया या 1000 किलोग्राम की बॉडी को लेके किया, कितना भी मास हो सकता है, 0 से मैक्सिमम, 0 के बाद, है ना, लास्ट तक। लेकिन पोटेंशियल में मास को डिस्कस करना होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वहां पे पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, याद आ गया होगा ये वर्ड बोलते ही, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कि एक चार्ज पार्टिकल होता था और उसके अबाउट एक फील्ड था, और उस फील्ड में के अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आते थे, तो जो वर्क करते थे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क करना होगा, और वो किस तरह से करोगे, देखो जरा, कंसीडर दिस फिगर रिप्रेजेंट द अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ऑफ मास me, इसकी रेडियस कितना लेते हैं, re, और यहां से कहीं इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पर बात की, और किसी दूसरी बॉडी को हम लेके आए हैं, और ये यहाँ पे इस अर्थ का यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे ये इस तरह से, इस साइड में ये ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम यहां पे लेके आए, बॉडी को यहां पे लेके आए, और यहां से
सेंटर ओ से किस पॉइंट तक लेके आए हो, ए पॉइंट तक। यहां तक की डिस्टेंस को बोला आपने कितना, स्मॉल आर। इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आए और पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट। ए पॉइंट तक आप लेके आए हो जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। तो कितना वर्क किया, तो क्या डिफाइन होगी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी। वहां पे चार्ज पार्टिकल था, यहाँ पे बॉडी। हालांकि चार्ज पार्टिकल में भी मास होता है, आप ये भी बोल सकते हो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ऑफ एनी मास के लिए बोलना जरूरी है। तो चार्ज में थोड़ा सेंस दूसरा आता है, लेकिन गलत वो भी नहीं है अगर वो भी बोल दे, क्योंकि बॉडी में चार्ज पार्टिकल में भी तो मास होता है, मास तो उसमें भी होगा। बस बाद में क्या बोलना होगा, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बोलना होगा। तो क्या बोलोगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ एनी मास। इसमें मास को लेना कंपलसरी नहीं है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से समझ लो, इंफिनिटी से किसी बॉडी को लेके आते हैं तो कुछ वर्क करेंगे, जो वर्क होगा दैट इज हमारी एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें एक थोड़ी सी समझने वाली बात ये होगी, अगर मैं इस चौक को अर्थ सरफेस की तरफ लेके जाता हूं तो मैं वर्क पॉजिटिव करूंगा नेगेटिव करूंगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बताया हुआ है कि अगर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल कितना है, क्योंकि वर्क के लिए फॉर्मूला पढ़ा था एफ डी कोस थीटा। अगर दोनों के बीच एंगल कितना होता है, कोस 180, तो वर्क आता है नेगेटिव। 180 से का मतलब क्या है कि फोर्स दूसरी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में। किस तरह से, देखो जरा, अगर मैं इस चौक को नीचे की तरफ लेके आता हूं, नीचे की तरफ, तो ये वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। रियल में देखा भी जाए, क्योंकि हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, फोर्स कौन लगा रहा है, ऑलरेडी अर्थ लगाती है, और वो वर्क हमारे लिए नेगेटिव है। अगर हमारी एनर्जी यूज होगी वर्क को करने में तो पॉजिटिव, अदरवाइज वो नेगेटिव। हाँ, अगर मैं इसी चौक को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, इस चौक पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, या ये हमारे पास एक बॉडी है और इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो अब वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज और सोचो जरा, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता हूं, बाई चांस रास्ते मैंने एक हाथ को हटा लेता हूं, अब मेरा ये लेफ्ट हैंड फोर्स तो ऊपर की तरफ लगाता है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं लगा पा रहा है ये, और जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होती है, नीचे आती है लगातार। मैं तो ऊपर की तरफ लगाया हुआ है, लेकिन बॉडी नीचे डिस्प्लेसमेंट करती है, तो कितना हो गया एंगल, 180। तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। ये चैप्टर में पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क। तो इस तरह से ये नेगेटिव होगा, तो हमारा जो ये वैल्यू मिलेगी हमें, वो नेगेटिव मिलेगी। तो इसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा, मैं समझता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी बॉडी कहां पर है, इन द फिगर बॉडी इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी F इक्वल्स टू जी। हमने अर्थ को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं तो अर्थ की ही बात करेंगे। जी एम ई एम, सपोज इस बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम, अपॉन आर स्क्वायर। देखो, अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे होगी, बाय चांस यहां होती, तो कितना लेते डिस्टेंस दोनों के बीच का, आर ई, क्योंकि रेडियस वर्क करती केवल वहां पे। लेकिन अभी ये सरफेस से भी ऊपर है, तो क्या लिया है, आर स्क्वायर, है ना। अब इतना फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है। अब थोड़ी देर के लिए जरा सोचो, जैसे हमने पहले भी कुछ डेरिवेशन किए हैं, स्मॉल वर्क करेंगे छोटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। सपोज यहां से हम ये पॉइंट ए और ये बी,
और दोनों के बीच का गैप कितना लिया मैंने, डी आर। कितना लिया है, डी आर। यहां ए, ये बी और डी आर। अब डी आर ए और बी में थोड़ा यहां ये समझने वाली बात होगी। देखो जब हम ओ से ऊपर, सरफेस से ऊपर की तरफ चलेंगे या बोले ओ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वेरिएशन आता है फोर्स में। लेकिन हम ये कंसीडर करते हैं क्योंकि ए और बी के बीच बहुत माइनर गैप है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो दोनों पर लगभग फोर्स सेम रहती है। याद आ रहा होगा वर्क किया था चैप्टर नंबर 7 में, तो दो तरह से वर्क के लिए फॉर्मूला किया था, एक वेरिएबल फोर्स से, एक कांस्टेंट फोर्स से। वर्क के लिए फॉर्मूला किया था F इंटू एस कोस थीटा, और उसमें F को हमने क्या दो तरह से लिया था, एक फॉर्मूले में कांस्टेंट फोर्स लिया था, दूसरे में वेरिएबल। तो अभी हम इसमें वेरिएबल ना लेके कांस्टेंट लेंगे, हालांकि वेरी करती है फोर्स की वैल्यू, लेकिन हम ए और बी के बीच ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी फोर्स कैसी रहती है, कांस्टेंट। क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप बहुत माइनर है। तो चलिए अभी ए के ऊपर इतनी फोर्स लगती है और सेम फोर्स बी के ऊपर भी लगती है, इमेजिन कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा ज्यादा लगेगी, लेकिन वो डिफरेंस इतना कम है कि डेसिमल 0.00 समथिंग न्यूटन करके, इतना। तो हम लगभग दोनों पर इक्वल ले सकते हैं, समझ आया? ए और बी पर फोर्स को इक्वल ले सकते हैं। We imagine the gravitational force at point A and B equal. Then the work done in bringing the body from A to B, A से B तक। तो अगर स्मॉल गैप स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है तो वर्क भी ज्यादा होगा, है ना? तो कितना वर्क करोगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर। दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, ये कैंसिल होगा, एफ डी आर कोस 180, इस तरह से वैल्यू पुट करें। ये कितना आ गया है, माइनस एफ डी आर। अब टोटल वर्क करना होगा। नाउ टोटल वर्क डन, in bringing the body from कहां से कहां तक, from infinity to point A। इंफिनिटी से ए तक लेके आते हो तो क्या करना होगा, W इक्वल टू कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू R। भाई इंफिनिटी से R तक आ रहे हो ना यहाँ पे, और DW इंफिनिटी टू R, इस तरह से, और वैल्यू पुट करो DW की, F माइनस एफ डी आर। इस वे में फिगर को रब कर दे क्योंकि इसका थोड़ा डेरिवेशन करना है, यहां पे कर दे। ये सेंटर मान के चलो यहाँ पे, ये आ रही, और ये मास m, इस तरह से। ये लगभग फिगर वो वाली।
बाद में जल्दी से, तो आ जाएगा बच्चों W इक्वल टू F की वैल्यू G MEM अपॉन R स्क्वायर इंटू DR माइनस साइन के साथ इंफिनिटी टू R और माइनस इंटीग्रल करोगे किस किस का G MEM और R का क्या हो जाएगा, देखो R ऊपर जाके पावर माइनस में होगी और ये हो जाएगा R की पावर -2 अपॉन -2, क्योंकि एक प्लस होता है। मैंने ये आएगा